सिलेबस के मेन टॉपिक से स्टार्ट करने से पहले हम लोग को बेसिक समझना पड़ेगा कि रियल नंबर होता क्या है, रियल नंबर के कितने प्रकार हैं, ऐसे ऐसे चीज़। क्योंकि अगर हम लोग को बेसिक्स नहीं पता होगा तो सिलेबस समझ में आना मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले समझते हैं कि रियल नंबर बोलते किसको हैं, ठीक है। रियल नंबर इज एनी नंबर डेट कैन बी लोकेटेड इन नंबर लाइन, ठीक है। दिस इंक्लूड्स पॉजिटिव नंबर, जैसे देखिए ये नंबर लाइन हो गया, इसको हम लोग नंबर लाइन बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, सेंटर पे जीरो हो गया, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव नंबर्स हो गया 1 2 3 4, ठीक है। निगेटिव नंबर्स हो गया -1 -2 -3 -4, ठीक है। पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो हो गया। अब देखिए, अब इम्पोर्टेंट चीज़ आ रहा है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस जैसे कि देखिए 0 और 1 के बीच में क्या है, 1/2 है, ये फ्रैक्शन है, ठीक है। 1 और 2 के बीच में क्या है, डेसिमल है। 1.2 भी हो सकता है, 1.3 भी हो सकता है, 1.4 भी हो सकता है। ये सारे चीज़ नंबर लाइन पे शो होते हैं और इन सब को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर आर क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स। फर्स्ट रेशनल नंबर्स, ठीक है। सेकंड इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर, ठीक है। देखिए रेशनल नंबर हम उसको बोलते हैं जो p/q के फॉर्म में हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। इरेशनल नंबर हम उसको बोलते हैं जो नेवर इंड्स, ठीक है, और नेवर रिपीट्स, ठीक है। नेवर एंड्स और नेवर रिपीट्स, ठीक है। अब देखिए नेवर एंड का मतलब जो कभी डेसिमल के बाद ख़त्म ही ना हो, जैसे टू का जो वैल्यू होता है 1.4142 ऐसे चलते चल जाता है, ठीक है। पाई का जो वैल्यू होता है, पाई पर तो एक पूरा बुक ही है, पाई का वैल्यू का आपने सुना होगा, बहुत फेमस बुक है वो, 141592, ये चलते जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो ई का वैल्यू है, ई इसका 2.71828, ठीक है, ये चलते जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक इसमें इम्पोर्टेंट एग्जांपल है 22/7, 22/7। इसको बोला जाता है कि ये पाई के बराबर हो जाता है, हम लोग यूज भी करते हैं क्वेश्चन में कि ये पाई के बराबर, ठीक है। अब देखिए जो पाई है वो इरेशनल नंबर है, लेकिन जो 22/7 है वो रेशनल नंबर है, क्योंकि देखिए ये p/q के फॉर्म में है और q नॉट इक्वल टू 0 है इसका, ठीक है। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हम लोग के पास, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग अपने सिलेबस में। हम लोग का सिलेबस में सबसे पहला पॉइंट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहता है एवरी कंपोजिट नंबर, देखिए नंबर्स दैट इज ग्रेटर देन 1, दैट इज ग्रेटर देन 1 और नॉट प्राइम इज कॉल्ड अर्थमेटिक नंबर, ठीक है। कैन बी एक्सप्रेस्ड, मैंने वो फैक्टराइज या एक्सप्रेस्ड हो सकता है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर, ठीक है। देखिए ये कह रहा है इसमें कि कोई भी नंबर जो कंपोजिट नंबर है, ठीक है, ग्रेटर देन 1 एंड नॉट प्राइम, वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स मतलब अपने प्राइम्स के प्रोडक्ट के रूप में दर्शाया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में 10, ठीक है। 10 को हम लोग 2 × 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 भी प्राइम है और 5 भी प्राइम है, तो 10 को हम लोगों ने 2 प्राइम के प्रोडक्ट के रूप में दर्शा दिया, ये एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। अब हम लोग को 15 लिखना है, 15 एक कंपोजिट नंबर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 5, ठीक है। ये भी दोनों प्राइम है, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं 60, ठीक है। 60 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 30, 30 को लिख सकते हैं 2 × 15, 15 को लिख सकते हैं 3 × 5, ठीक है। तो हम लोग 60 को डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 × 5। अब देखिए इसमें और एक चीज़ देखने को मिल रहा है, हर एक कंपोजिट नंबर का अपना एक सेट ऑफ प्राइम्स है, ठीक है, अपना सेट ऑफ ऑर्डर है प्राइम्स का मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। समझ में आ गया ये डेफिनेशन कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। देखिए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स हो गया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है। अब देखिए एंड दिस फैक्टराइज्ड
इज यूनिक, ये फैक्टराइजेशन यूनिक है। इसका 60 का अलग होगा, 15 का अलग होगा, 10 का अलग होगा, सेम सेम नहीं हो सकता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर ऑकर्स। अब जो ये डिफिनेशन का लास्ट लाइन है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर्स, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग 60 को या तो 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 ले सकते हैं, नहीं तो 60 को हम लोग 3 इंटू 2 के पावर 2 इंटू 5 ले सकते हैं। ऐसे हम लोग आगे पीछे करके लिख सकते हैं। तो इसका जो ओवरऑल प्राइम्स हैं वो यूनिक है। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, किसी को हम लोग पहले लिख सकते हैं, किसी को बाद में लिख सकते हैं। तो जो इसमें यूनिकनेस का बात कर रहा है, वो इसमें ये यूनिकनेस का बात कर रहा है कि जो 2, 3 और 5 ये कॉमन होंगे सारे में, और 2 का पावर 2 रहेगा, 3 का पावर 1 रहेगा और 5 का पावर 1 रहेगा, ठीक है। ये यूनिक बात है, ठीक है। सिलेबस की इन बारीकियों पे ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि एमसीक्यूज में ये सारे डिटेल्स पूछ सकते हैं और ऑप्शन दिया जा सकता है कि इसका मतलब आखिर है क्या, इसका सेंस क्या है इस वर्ड का, ठीक है। आइए समझते हैं हम लोग एचसीएफ क्या होता है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग 6 ले लेते हैं। 6 को हम लोग प्राइम फैक्टराइज करके 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 20 को 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच ऑफ द कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। देखिए 6 और 20 के बीच में कॉमन प्राइम नंबर कौन है? 2 है। अब इसमें हम लोग जिसमें पावर कम है, जैसे कि इसमें 1 है और इसमें 2 है, तो हम लोग 1 वाला को उठा लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया हम लोग का एचसीएफ, क्योंकि और तो कुछ कॉमन नहीं है, और इसमें बोल रहा है कि इसमें स्मॉलेस्ट पावर वाला उठाना है हम लोग को, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट पावर वाला तो 2 का पावर 1 ही है। अगर यही एलसीएम रहता तो हम लोग उठाते 2 का पावर 2, क्योंकि उसमें पूछता है कि ग्रेटेस्ट पावर, ठीक है। उसमें हम लोग लेते हैं ग्रेटेस्ट पावर, ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं एलसीएम। एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट, जैसे कि मैंने बताया था, पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। देखिए 16 का प्राइम फैक्टर 2 के पावर 4 हो गया, 20 का हो गया 2 के पावर 2 इंटू 5। तो अब देखिए 2 और 2 में जो ग्रेटेस्ट कौन सा? 2 का पावर 4 है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हम लोग 5 के पावर 0 लिख सकते हैं। अब इन दोनों में ग्रेटेस्ट कौन है? 5 के पावर 1 है। तो ये हो गया हम लोग का एलसीएम, 2 के पावर 4 16 इंटू 5 80, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग प्रोडक्ट रूल, ठीक है। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए बी, एलसीएम ऑफ ए एंड बी इंटू एलसीएम ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। देखिए अगर ए का और बी का एलसीएम निकाला जाए, ठीक है, और इसका एचसीएफ निकाला जाए, तो उन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट ए इंटू बी के बराबर होगा। ये होता है प्रोडक्ट रूल। रियल नंबर्स के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जो क्वेश्चंस एनसीईआरटी, आरएस अग्रवाल और सीबीएसई पीवाई क्यूज के उठाए गए हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग का, एचसीएफ दिया हुआ है दो नंबर्स का 306 और 657 का 9, एलसीएम पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू 2 नंबर्स, ठीक है। तो 2 नंबर्स क्या है? 306 और 657, ठीक है। तो हम लोग एलसीएम निकालना है, तो 2 नंबर इन दोनों को गुना करने पर आएगा 201042। ये ऑब्वियसली मैंने कैलकुलेटर से किया है, आप लोग ऐसे ऐसे गुना करने का आदत डाल लें, क्योंकि एग्जाम में करना पड़ सकता है। और एचसीएफ 9 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा इधर 9, ठीक है। अब ये कटेगा तो होगा 2 2 3 3 8, तो एलसीएम हो जाएगा 2 2 8, ठीक है। ये होगा हम लोग का आंसर। पहला क्वेश्चन हो गया, इजी था। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी कैन बी रिटन एज, ए दिया हुआ है हम लोग के पास, ए दिया है हम लोग के पास एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ठीक है। बी दिया हुआ है एक्स इंटू वाई क्यूब, ठीक है। तो पूछ रहा है एच सी एफ ऑफ ए कॉमा बी, ठीक है। तो एच सी एफ हम लोग क्या लेते थे? स्मॉलेस्ट फैक्टर वाला, स्मॉलेस्ट जिसका पावर हो, ठीक है। स्मॉलेस्ट पावर इसमें से कौन है? एक्स, दोनों में एक्स है, तो एक्स वाला स्मॉलेस्ट पावर कौन है? एक्स है, ये वाला। और उसमें क्या है? वाई स्क्वायर है, ठीक है। और एलसीएम में क्या लेते थे?
हम लोग ग्रेटेस्ट पावर और लेते थे। तो एक्स और एक्स में एक्स के पावर 1 और एक्स क्यूब में कौन सा ग्रेटेस्ट पावर है, एक्स क्यूब, और वाई स्क्वायर और वाई क्यूब में कौन सा ग्रेटेस्ट पावर है, वाई क्यूब। ठीक है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 इज ए कंपोजिट नंबर। देखिए कंपोजिट नंबर हम लोग किसको बोलते हैं, वैसे नंबर्स जो खुद से भी कट जाए, खुद से भी डिवाइड हो जाए और किसी और नंबर से भी डिवाइड हो, यानी कि जो प्राइम नहीं हो। देखिए इसमें से अगर हम लोग 13 कॉमन ले लें तो 7 × 11 + 1 बच जाएगा। तो यानी ये नंबर खुद से तो डिवाइड होगा ही, और 13 से डिवाइड हो गया तो ये कंपोजिट हो गया। ठीक है, वैसे सेम इसमें 5 हम लोग कॉमन लेंगे तो 7 × 6 × 3 × 4 × 2 बचेगा और +1 बचेगा। ठीक है, तो ये 5 से भी डिवाइड हो जाएगा और खुद के साथ तो डिवाइड होगा ही, तो ये दोनों कंपोजिट हो गया। ठीक है, देखिए एक ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। 3 बेल रिंग्स एट द इंटरवल ऑफ 6, 12 एंड 18 मिनट्स। इफ ऑल द 3 बेल्स रैंग एट 6 AM, व्हेन विल दे रिंग टुगेदर अगेन। ठीक है, इसका चलिए सोल्यूशन सिंपली हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे 6, 12 और 18 का। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 36 मिनट। ठीक है, 6 AM पे पहला बेल रिंग करता है तो 36 मिनट बाद फिर से रिंग करेगा 6:36 AM पे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है क्या लिस्ट नंबर होगा जो हम लोग 2497 में ऐड करेंगे ताकि वो डिविजिबल हो जाए 5643 के। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ऐसा केस में 5643 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम इसका एलसीएम आएगा 60। आप लोग निकाल के चेक कर सकते हैं, इसका एलसीएम 60 ही आएगा। ठीक है, ये नंबर इससे डिवाइड हो जाना चाहिए, यानी कि 2497 तो ऑब्वियसली डिवाइड नहीं होगा, इसमें समथिंग एक्स जो हम लोग को निकालना है फाइंड द लिस्ट नंबर, उसको जोड़ देते हैं और डिवाइड हो जाना चाहिए 60 से। देखिए 60 को अगर हम लोग 2497 से डिवाइड करें तो 41 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। ठीक है, यानी कि जस्ट अगला वाला नंबर हम लोग का डिवाइड करने पे आना चाहिए। अगर लिस्ट हम लोग को ऐड करना है ना, हम लोग को ग्रेटेस्ट ऐड तो करना नहीं है, तो लिस्ट ऐड करने पे जस्ट अगला वाला नंबर आएगा, यानी 41 पॉइंट समथिंग, यानी 42 आना चाहिए। तो 42 आने के लिए एक्स हो जाएगा 23, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 23। ठीक है, there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go to the same direction. After how minutes will they meet again at the starting? देखिए एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, इस पे दो लोग हैं, एक है सोनिया और एक है रवि। ठीक है, एक है सोनिया एक है रवि, दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और राउंड मारना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए एक 18 मिनट में राउंड मारता है और एक 12 मिनट में राउंड मारता है। ठीक है, जो सोनिया है वो 18 × 2 36। ठीक है, ये 36 मिनट में 2 राउंड मार लेगी, और जो रवि है वो 36 मिनट में 3 राउंड मार लेगा, क्योंकि फास्ट है वो 12 मिनट में ही 1 राउंड मार ले रहा है। ठीक है, 36 मिनट में 3 राउंड मार लेगा, यानी ये जब सोनिया का 2 राउंड होगा और राहुल का 3 राउंड होगा तब 36 मिनट ही बीता हुआ होगा। ठीक है, और उसके बाद ये लोग फिर मिल जाएंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो हम लोग उस क्वेश्चन को एक और तरीके से बना सकते हैं एलसीएम निकाल के। ठीक है, एलसीएम ऑफ इसका 12 मिनट और इसका 18 मिनट, एलसीएम 12-18 का आ जाएगा, 12 का हो जाएगा 2 × 2 × 3। ठीक है, 18 का हो जाएगा 3 2 × 3 × 3। ठीक है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2, यानी कि 3 का 9 36। ठीक है, देखिए सेम आंसर आ गया। हम लोग को वैसे भी निकाल रहे थे तो सेम ही आ रहा था, और वैसे भी निकाल रहे तो सेम ही आ रहा था, यानी कि हम लोग का आंसर 36 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग का अगला क्वेश्चन है फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 20, 25, 30 एंड 40 लिस्ट रिमाइंडर 40, 90 एंड 26 एंड 34। ठीक है, देखिए हम लोग उस नंबर को मान लेते हैं n, जो हम लोग का आंसर है, जो लिस्ट नंबर है उसको मान लेते हैं n। अब 20 से डिवाइड करने पे 14 रिमाइंडर आ रहा है, 20 - 14 6 आ रहा है, 25 - 90 भी 6 आ रहा है, ऐसे सारे 6 आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर वो n डिवाइडेड बाई 20 लिस्ट रिमाइंडर 6 है, तो अगर उसमें हम लोग 6 जोड़ दें n में तो वो टोटली डिवाइडेड बाई 20, 25, 30 एंड 40 हो जाएगा। ठीक है, अगर वो टोटली डिवाइडेड बाई ऑल 4 है
तो उसका इन चारों का एलसीएम से भी डिवाइड हो सकता है और इनका एलसीएम आ रहा है 1400, ठीक है। यानी एलसीएम यानी n प्लस जो 6 है उसको हम लोग लिख सकते हैं 1400 के समथिंग कांस्टेंट है, जैसे पिछला क्वेश्चन उसमें था। और फॉर स्मॉलेस्ट k इज इक्वल टू 1, फॉर स्मॉलेस्ट n k इज इक्वल टू 1, क्योंकि अब k इज इक्वल टू 0 रखने पे तो वो कोई मीनिंग बनाएगा नहीं, तो हम लोग सबसे कम 1 ही रख सकते हैं। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 1400 माइनस 6 इज इक्वल टू 1394, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ वन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में फर्स्ट इंस्टेंस में समझ में नहीं आएगा करना क्या। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स, देखिए p एंड q आर प्राइम नंबर्स हियर एंड p इज ग्रेटर देन q, ये दोनों बात ध्यान में रखना पड़ेगा। अब p एंड q के एलसीएम दिया हुआ है, p एंड q के एलसीएम, अगर टू प्राइम नंबर के एलसीएम निकालते हैं तो डायरेक्टली गुना कर देते हैं दोनों नंबर्स को, p इंटू क्यू इक्वल टू 221, ठीक है। तो हम लोग को वैल्यू निकालना है 3p माइनस q, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट इसमें ध्यान देने वाला है कि p एंड q गॉट नथिंग इन कॉमन, ठीक है। तो p इंटू क्यू इक्वल टू उसका एलसीएम हो जाएगा 221। अब देखिए हम लोग को ऐसा पेयर फाइंड करना पड़ेगा जिसका मल्टीप्लाई करने के बाद जो खुद में प्राइम भी हो और उसका मल्टीप्लाई करने पे 221 भी है, ठीक है। तो ऐसा पेयर है 17 और 13 का, 70 p होगा क्योंकि दिया हुआ है p q से बड़ा है, ठीक है। अब इस हिसाब से 3p माइनस क्यू, 3 इंटू 70 माइनस 30, 38 आंसर हो जाएगा हम लोग का। ये हम लोग का अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम लोग को लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना है जो 4, 7 और 30 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर छोड़ लेता है। तो वैसे लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर हम लोग n मान लेते हैं, ठीक है। अब उसको 4, 7, 13 से डिवाइड करने के लिए फुल्ली उसमें से 3 घटा लेते हैं। अगर वो तीनों से डिवाइड हो रहा है तो उनके एलसीएम से भी डिवाइड हो जाएगा, उसका एलसीएम निकालिए 364, ठीक है। अब n माइनस 3 इज इक्वल टू 364 इंटू सी यहाँ हम कॉन्स्टेंट है, जैसे 10/5 हम लोग कहते हैं 2 आता है, कुछ कटता है तो आता है, तो 2 की जगह c हो गया। वैसे सेम कंडीशन n इज इक्वल टू 364c प्लस 3। अब देखिए n का जो कंडीशन दिया है ये लार्जेस्ट नंबर है 4 डिजिट का, यानी कि ये 999 से तो छोटा होगा, 999 से तो छोटा या उसके बराबर हो सकता है। जो लार्जेस्ट संख्या होगा 4 डिजिट का वो 999 से तो छोटा ही होगा, ठीक है। अब देखिए अब के का कंडीशन आ गया ये, ठीक है, के लेसर देन और इक्वल टू 996/364। अब के का सबसे हम लोग को बड़ा वैल्यू निकालना है, क्योंकि हम लोग के पास लार्जेस्ट नंबर निकालना है, स्मॉलेस्ट नहीं निकालना, सबसे छोटा वैल्यू निकालना है। के का सबसे बड़ा वैल्यू 27 आएगा, क्योंकि 27 पे 9828 आ रहा है और इससे जस्ट 28 पे जाएंगे तो ये 999 से इसको क्रॉस कर देगा। तो n हो जाएगा 9828 प्लस 3, 9831, आंसर हो जाएगा 9831, ठीक है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, हम लोग को ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो 43, 91 और 83 को डिवाइड करें और सेम रिमाइंडर लीव करें। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग पेयर बनाते हैं बड़े से छोटे का। तो 91 माइनस 43, 48, 83 माइनस 91, 92 और 83 माइनस 43, 140। पेयर बना हुआ है बड़ा छोटे का, ये 3 अगर संख्या है तो पेयर 3 बनेगा, ठीक है। 91, 43, 183 माइनस 91 और 93 माइनस 43, ठीक है। जो बड़ा है उसको पहले रखेंगे। अब इन तीनों का 48, 92 और 140 का HCF निकाल लेंगे, ठीक है। इसका HCF आएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4। तो ये हो जाएगा हम लोग का फाइनल आंसर, ठीक है। द ग्रेटेस्ट नंबर डेट विल डिवाइड 43, 91 और 83 लीव्स द सेम रिमाइंडर इन ईच केस इज इक्वल टू हो जाएगा 4, ठीक है। ये पांचों क्वेश्चंस में हम लोग को HCF निकालना है और पांचों एक टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, इन ए सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84, 108 respectively. Find the minimum number of room required if in each case room the same number of participants are to be selected and all of them being in the same subject, ठीक है। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि 60, 84 और 108 पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स में, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स में। क्वेश्चन का पहला डिमांड क्या है कि मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड हम लोग निकालना है, ठीक है। दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है कि सेम नंबर, मतलब कि सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सीटेड, मतलब हर एक रूम में सेम नंबर ऑफ
पार्टिसिपेंट हो, ठीक है। थर्ड क्या है कि सेम सब्जेक्ट के सारे पार्टिसिपेंट हो एक रूम में, ठीक है। पहला नंबर, ऐसे क्वेश्चंस में जिनमें जो नंबर्स दिए हैं उनसे उम्मीद आ रहा है कि आंसर छोटा आएगा, मतलब 60, 84 और 108 दिया हुआ है, अगर आंसर इससे छोटा दिख रहा है तो वैसे क्वेश्चंस में हम लोग थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि HCF निकालना है, ठीक है। क्योंकि इसमें हम लोग कॉमन चीज़ निकालना है, ठीक ना। 60, 84 और 108 का कॉमन पार्ट निकालना है, ठीक है। अब देखिए, तो हम लोग HCF निकाल लेंगे 60, 84, 108 का, क्योंकि हम लोग को निकालना है मिनिमम नंबर, ठीक है। अब देखिए, और इसका HCF हो जाएगा 12, हिंदी का हो जाएगा 5 रूम, इंग्लिश का हो जाएगा 7 रूम, मैथ का हो जाएगा 9 रूम। तो टोटल हो जाएगा 9, 7, 16, 16, 5, 21, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश मैथमेटिक्स साइंस बुक्स कंटेनिंग 336, 240 and 96 books respectively have to stocked in such a way that all the books are stored subject wise and the height of each stock is same, ठीक है। देखिए यहाँ पर height of each stock is same, each को ध्यान देना है। हाउ मैनी स्टॉक्स विल बी देयर, ठीक है। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। लोगों को सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है कि हम लोगों को सबसे पहले लार्जेस्ट पॉसिबल स्टैक पता करना है, क्योंकि लार्जेस्ट पॉसिबल स्टैक में मैक्सिमम बुक इन वन स्टैक होगा और मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक पॉसिबल होगा, ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन का डिमांड है मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक निकालना है, और लार्जेस्ट पॉसिबल स्टैक निकालने के बाद ही हम लोग को पता चलेगा कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक क्या होगा। और मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक के लिए क्या निकालते हैं हम लोग, HCF निकालते हैं। और HCF क्या होता है, HCF इन तीनों नंबर्स का आ जाएगा 48, ठीक है। HCF 48 आ जाएगा, तो 48 से 336 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7, 240 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5, और 96 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2। तो टोटल नंबर ऑफ स्टैक हो जाएगा 14, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 pieces of timber 42, 49, 63 meter long have to be divided into planks of the same length. What is the greatest possible length of each plank? How many planks are formed? देखिए, इसमें पूछ रहा है हाउ मेनी प्लैंक्स आर फॉर्म, ठीक है। ये भी क्वेश्चन उसी तरीके का है। इसमें हम लोग को ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्लैंक निकालना है। ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्लैंक क्यों निकालना है हम लोग को, क्योंकि ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्लैंक निकालेंगे तो हम लोग को मिनिमम नंबर ऑफ प्लैंक्स पता चलेगा। अगर स्मॉलेस्ट पॉसिबल निकालेंगे तो मैक्सिमम नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग निकालना है ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्लैंक, और मिनिमम नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, HCF करते हैं। और हम लोग 7 यहाँ HCF आ जाएगा, 42, 49 और 63 का जो HCF होगा वो हो जाएगा 7। हम लोग पास नंबर ऑफ प्लैंक कितना हो जाएगा 7, 7 को अगर 42 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा 7 को 49 से हो जाएगा 7, और 63 से हो जाएगा 9। तो टोटल हो जाएगा 22 आंसर हम लोग, ठीक है। फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। आइए देखते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन। देखिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप एक एग्जांपल समझिए। मान लीजिए कि 3 लड़के हैं, तीनों, एक का हाइट है 3 फीट, ठीक है, एक का हाइट है 3 फीट, एक का हाइट है 6 फीट, और एक का हाइट है 9 फीट। एग्जाम्पशन है, ऐसा पॉसिबल कम है। अब हम लोग को अगर तीनों लड़कों को मेजर करना है हाइट, तो हम लोग क्या सबसे छोटा वाला 3 फीट उठा के 3 फीट को तो मेजर कर ही सकते हैं, 6 फीट वाले को भी मेजर कर सकते हैं, डबल हो जाएगा 3 फीट के, और 9 फीट वाले को भी मेजर कर सकते हैं, ट्रिपल हो जाएगा 9 फीट के। तो कैसे पता चला, यानी कि 3, 6 और 9 का जो HCF था 3, वैसे ही पता चला था। इस क्वेश्चन में भी एक लेंथ है 7 मीटर, यानी 700 सेंटीमीटर, 385 सेंटीमीटर और 1295 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, और तीनों का HCF आ जाएगा 35, और 35 को अगर हम लोग मीटर में बदलें 35 सेंटीमीटर को, तो 0.35 हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अमंग whom 1001 pens and 910 pencils can be distributed in such a way that each student gets the same number of pens and the same number of pencils, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हम लोग के पास इस क्वेश्चन में टोटल 101 पेन्स हैं, ठीक है, और 9
901 पेंसिल्स है, ठीक है, 901 पेंसिल्स है, ठीक है। अब देखिए तो हम लोग इस क्वेश्चन में निकालना है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एमंग होम ये पेन और पेंसिल्स डिस्ट्रीब्यूट हो और ईच स्टूडेंट गेट द सेम नंबर ऑफ पेन एंड सेम नंबर ऑफ पेंसिल्स, ठीक है। अब मैक्सिमम नंबर जब भी निकालना है, इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ पेंसिल्स बच्चों को निकालना है, इसमें हम लोग हाईएस्ट नंबर निकालना है। और हाईएस्ट नंबर कैसे लिख देगा, एचसीएफ से, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से। और एचसीएफ हो जाएगा इन दोनों नंबर्स का 1001 और 910 का 91, ठीक है। तो 91 बच्चों में 11 पेन्स मिलेंगे और 10 पेंसिल्स मिलेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चेक वेदर 6 का पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। देखिए कह रहा है कि 6 के पावर n क्या और कोई भी n जो नेचुरल नंबर है उसके लिए डिजिट 0 के साथ एंड करेगा, ठीक है। डिजिट 0 के साथ एंड करने का मतलब ये हुआ कि अंत में 0, जैसे 20 और 30 में है, 10 में होता है, 100 में होता है, ठीक है, ऐसे करेगा। देखिए तो पहले देखते हैं कि जिन डिजिट्स में अंत में 0 आते हैं वो कैसे होते हैं। जैसे 20 हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। 30 हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5। इन सारे डिजिट में दो चीज़ कॉमन है, 2 और 5, दो प्राइम फैक्टर्स कॉमन है, 2 और 5। और 6 का पावर n का हम लोग अगर प्राइम फैक्टर करें तो 2 इंटू 3 के पावर n हो जाता है। इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो ये एंड नहीं करेगा, ठीक है। सेम इसी तरीक़ा से और क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि 4 के पावर n, 12 के पावर n, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सेम इसी प्रोसेस से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं कुछ रेशनल इरेशनल प्रूफ करने वाले क्वेश्चन, सो डैट इन किसी भी नंबर्स में से कुछ भी उठा लीजिए, √5 उठा लीजिए, √3 उठा लीजिए, इजे इरेशनल नंबर, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन सारे एक ही तरीका से बनते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। √5 इजे रेशनल नंबर, ठीक है। √5 इज इक्वल टू 1/a/b, क्योंकि अगर कोई रेशनल नंबर होता है तो a/b फॉर्म में होता है और b नॉट इक्वल टू 0 होता है। और a एंड b आर को प्राइम्स, मतलब कि को प्राइम्स का मतलब ये होता है कि a और b में नथिंग इन कॉमन, ठीक है, नथिंग इन कॉमन, ठीक है। 5 इज इक्वल टू a² बाई b स्क्वायर की स्क्वायरिंग बोथ साइड से, ठीक है। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a² बाई 5, इट मीन्स 5 डिवाइड्स a², ठीक है। तो हेंस 5 divides also a because 5 is integer, and if 5 divide a square it means a square is equal to a into a, and अगर a square is equal to a into a है तो a कहीं ना कहीं जो 5 है और a के अंदर ही है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स ये पता चलता है हम लोगों को कि 5 जो है a के इनसाइड है, यानी कि a के प्राइम फैक्टर्स में 5 है। तो a5 जो है वो a को भी डिवाइड करेगा, तो a इक्वल टू 5c, c इज ए सम कांस्टेंट, ठीक है। a अगर 5 को डिवाइड कर रहा था, a इक्वल टू 5c हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए a स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर इम्प्लाइज 5c स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर एंड b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, हेंस b स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू c स्क्वायर। 5 डिवाइड्स b स्क्वायर एंड b बोथ, ठीक है, b स्क्वायर एंड b बोथ। फ्रॉम 1 and 2 पता चलता है कि 5 divides both a and b, and if 5 divides both a and b then a and b are not co-primes, ठीक है। Hence our supposition is wrong that √5 is a rational number। हम लोग जो शुरू में माने थे कि √5 is a rational number है, thus √5 is an irrational number, ओके। हमारा अगला क्वेश्चन है 2 + √5 is a irrational number, ठीक है। देखिए इसका सॉल्यूशन आसान है थोड़ा। वी ऑलरेडी नो हाउ टू प्रूव √5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। हम लोग पहले से जानते हैं कि √5 को इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करना है। तो उसके बाद बचा लेट 2 + √5 इज एन रेशनल नंबर, ठीक है। सेम उसी तरीक़ा से कि हम लोग इसमें रेशनल नंबर मान लेते हैं, ठीक है। कि देखिए कोई भी चीज़ अगर रेशनल नंबर है तो p/q के फॉर्म में लिखाएगा और q नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो √5 इक्वल टू p/q - 2, ठीक है, ऐसा हो जाएगा नॉर्मली, उधर 2 जाएगा। तो देखिए a/b - 2 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। देखिए a/b, अगर a/b रेशनल नंबर है तो a/b - 2 भी एक रेशनल नंबर होगा, बट √5 इज इरेशनल नंबर। देखिए हम लोग शुरू से ही फाइंड कर चुके हैं कि √5 एक इरेशनल नंबर है
और इस क्वेश्चन में भी उसको प्रूफ करना है, लेकिन एक बार हो चुका है तो दोबारा करने में कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, जो हम लोग शुरू में एजम्पशन मान के चले थे कि 2√5 इज ए रेशनल नंबर, ये हम लोगों ने गलत एजम्पशन लेके चला था। सो एंड 2 + √5 इज एन इरेशनल नंबर, हेंस प्रूफ, ठीक है।